नमस्कार। आज मैं आपको फिर अलीगढ़ से ही एक और क्राइम की घटना बताऊंगा जिसमें क्राइम तो छोटा था लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ी थी। बात 22 नवंबर 2017 की है। रामघाट रोड पे एक नई पॉश कॉलोनी बनी है, अवंतिका कॉलोनी। इनफैक्ट रामघाट रोड पूरा ही की पूरा ही नया बसा हुआ अलीगढ़ है। नए जब वो विकास के दौर में नई मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स का कंसेप्ट आया तो सबसे पहले रामघाट रोड पर ये सारी कॉलोनीज़ और बिल्डिंग्स बनाई गई थी। शहर के पुराने रईस, पुराने कारोबारी वो यहाँ शिफ्ट होकर, शहर की तंग गलियों से शिफ्ट होकर यहाँ नई तरह के माहौल में, नए तरह के वातावरण में रहने के लिए आ गए थे। यहीं 22 नवंबर 2017 को मूंगा और मोती के बड़े कारोबारी के यहाँ, जो अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक आयोजन में बाहर गए हुए थे, उनके यहाँ ताला टूट गया और सब कुछ चोर खंगाल कर ले गए। वापस लौट के आए, व्यापारियों का संगठन मिला, बेचारे खुद भी बहुत दुखी थे, मेरे पास स्वयं आए, मैंने एसपी सिटी के पास भेजा। लेकिन पुलिस में एक कंसेप्ट है कि चोरी में बहुत हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। चोरी के खुलने का रेट, यानी चोरी को वर्कआउट करने का सक्सेस रेट बहुत कम है। चाहे वो आपकी साइकिल चोरी हो, चाहे मोटरसाइकिल चोरी हो, चाहे वो कार चोरी हो, नकब लगा के चोरी हुई हो या ताला तोड़ के आपके यहाँ चोरी हुई हो। तो चोरी का लिखा जाना पुलिस में और चोरी के बारे में थोड़ा बहुत प्रयास करना बहुत रेयर होता चला जा रहा है। इसके तुरंत बाद एक वहाँ अलीगढ़ के ही प्रसिद्ध वकील के घर, उनके भी बंद घर में चोरी हुई। बाहर से ताला लगा के गए थे, दरवाजे के बीच में कोई चीज़ फंसा के कुंडे को तोड़ के भीतर चले गए और उनका भी एक एक पाई बीन ले गए। किशनपुरा इलाके में भी इसके पहले 3 चोरियां हुई थी। अचानक जब इस छोटे से अपराध यानी चोरी के बारे में ज़्यादा हल्ला होने लगे तो ये समझ जाएं कि अब पुलिस के लिए खतरे की घंटी है। बड़े क्राइम का तो हर कोई हल्ला मचा लेता है, बड़ी डकैती, बड़ी लूट, मर्डर, डे लाइट मर्डर, इसका तो सभी हल्ला मचाते हैं, सबकी आंखों में चुभता है, लोग चिल्लाते हैं, अखबार बोलते हैं और टीवी पर बड़ी बड़ी पट्टियां आने लगती हैं। चोरी के बारे में आपने कभी किसी टीवी पर, चाहे रीजनल टीवी हो चाहे नेशनल टीवी पर, कभी भी कोई पट्टी आते हुए नहीं देखा होगा कि फलां के घर चोरी हो गई, इतने का माल गया। अखबारों में ज़रूर थोड़ी बहुत जगह इस तरह की खबरें बना लेती हैं। पुलिस परेशान थी। अब ये 3-4 लोग, 3-4 ग्रुप, वकीलों का, व्यापारियों का और एक लोहा व्यापारी थे किशनपुर में जिनके यहाँ चोरी हुई थी, ये सब अलग इकट्ठा हो कि सब जगह आने लगे। उनका सब चला गया था, कुछ बचा नहीं था। किसी के यहाँ नई नई बहू आई थी, उसका भी जेवर और उनके घर का भी जेवर, और किसी ने अपने बेटी की शादी के लिए जेवर इकट्ठा करके रखे थे, वो भी, और पैसा भी सब चला गया। एकदम अचानक एक रात में वो घर छोड़ के या घर से कहीं बाहर गए थे किसी शादी ब्याह या आयोजन में, सवेरे लौट के आए तो खुद सड़क पर खड़े हुए पाया। पुलिस परेशान हो गई, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। पुराने चोरों की लिस्ट बनाई है, पुलिस को कुछ न कुछ तो करना है। लोग हमारे पास आए, मैंने एसपी सिटी से कहा भाई चोरी का क्या हुआ, उनका साथ अच्छा बात करते हैं। सीओ को बुलाया, उन्होंने कहा भाई देखो चोरी का। बहरहाल जब कुछ नहीं हुआ हफ्ते 10 दिन तक, तो एक आदेश किया गया कि पिछले 10 साल में चोरी में पकड़े गए सभी अभियुक्तों के घर खटखटाए जाएं, उनकी करंट लोकेशन क्या है, अदालत में उनके केस की क्या पोजीशन है, जेल में हैं, ज़मानत पर हैं या फरार हो गए हैं। खैर 3-4 दिन लगा, वो पूरा ऑलमोस्ट रेडी रहता है। हर चौथे 5वें दिन कोई न कोई अधिकारी इनके बारे में पूछता है। तो वो उसके लिए फिर अगला स्टेप होता है कि भाई आज रात में 12 बजे चोरों के यहाँ सब लोग दबिश देंगे, सभी लोग उनके यहाँ रेड करेंगे, उनकी करंट सिचुएशन, करंट लोकेशन उनकी सुबह 8 बजे नोट कराएंगे, सुबह 10 बजे मेरे सामने रखा जाए। रखा गया सवेरे, ज़्यादातर अकाउंट फार हो गए, कुछ जो गायब थे उनके लिए तुरंत चिट्ठी लिखी गई, तुरंत फ़ोन से कहा गया इनका पता करिए। इस तरह से पुलिस ने पुलिसिंग के जितने कर्मकांड थे सब आजमा लिए।
लेकिन कोई रिजल्ट, कोई हम किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाए। उतना दबाव तो नहीं था जितना बाकी के क्राइम में है, क्राइम में हुआ करता है, लेकिन फिर भी जिनकी चोरी हुई थी वो दीनहीन हो के उनका आना कि साहब हम बेटी को क्या जवाब दें, हम हमने अपनी शादी टाल दी है, हम कब कर पाएंगे, कुछ मदद करें साहब, किसी तरह कुछ बरामद हो जाए, चोरों का पता लग जाए, कौन थे यही पता लग जाए, पता तो लगे किसने हमारी मुखबिरी की। इस तरह की बातें करके वो सेंटिमेंटल हो जाते थे। बात बहुत बुरी लगती थी जब कोई इस तरह से आके दीनहीन होके अपनी बात को या अपने ऊपर घटित किसी घटना के बारे में बताया करता है। फिर ये हुआ कि भाई अब इनको ले आइए, जो पहले राउंड में तो पता कर लिया घर पे हैं, फिर ये हुआ कि अब इनको थाने पर ले आइए, इनसे कड़ाई से पूछताछ करिए कि तुम इस इलाके में पहले 2 साल पहले पकड़े गए थे, 3 साल पहले पकड़े गए थे, कौन नया आदमी तुम्हारे इलाके में आ गया, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारी जानकारी में नहीं है। एक एक करके इस तरह के लोग बुलाए गए, थानों पे रखे गए, विशेषज्ञों की हर तरह की पूछताछ से बेचारे गुजारे गए। बहुत कम उनमें से ऐसे थे जो अपने पैरों पर सही सलामत वापस अपने घर को जा पाए, लेकिन फिर रिजल्ट कुछ नहीं निकला। बहुत जिसको कहते हैं कि बहुत पशुपेश में थी पुलिस रात भर दबिश, दिन भर दबिश, सबकी लिस्टिंग करना। फिर ये कहा कि साहब बाहर जो ज़िले के बाहर की जो चोरियां हुई हैं और उसमें जो अपने ज़िले के लोग पकड़े गए हैं उनकी लिस्ट तैयार की जाए। 3-4 दिन में वो लिस्ट भी तैयार की गई। एक एक टीमें क्राइम ब्रांच की बाहर भेजी गई, उनको टटोला गया, उनको उठाया गया, लेकिन कोई हम कहीं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि हम अब आखिर किस दिशा में जाएं। सर्विलांस का जहाँ तक था, जो 3 बड़ी चोरियां हुई थी उनके डंप डाटा निकाले गए, उनको एनालाइज़ किया गया। आप जानते हैं एक डंप डाटा को एनालाइज़ करने में कुल क्रम हो जाता है। ये जो 3-3, 4-4 GB का डाटा होता है, उसमें कोई टारगेट ओरिएंटेड एनालिसिस हो तो बात समझ में आती है कि भाई इतने बज के इतने मिनट के बीच में। अब वो शाम को 5 बजे परिवार चला गया था, अगले दिन दोपहर 1 बजे उसने डिटेक्ट किया कि उनके यहाँ चोरी हो गई। शाम को 5 बजे से अगले दिन 12 बजे के बीच का डाटा, मतलब कई लाख कॉल आई होंगी, गई होंगी। उसमें आखिर किस बात की तलाश की जाए। जो सबसे कॉमन क्वेरी की जाती है इस तरह के डंप डाटा एनालिसिस में, वो ये कि इन 3 मौक़ों पर या ये 3 जगहों पे जहाँ जहाँ ये क्राइम हुआ है, ये चोरी हुई है, क्या कोई नंबर ऐसा था जो इन तीनों में कॉमन हो, यानी तीनों जगह उपस्थित पाया गया हो। तब शायद हम उसको आगे बढ़ा सकें, तब शायद हम ये समझ सकें कि हो सकता है यही एक गैंग था जिसने तीनों जगह चोरी की। एक बात तो तय हो गई थी बातचीत में और लोगों के बताने में कि लगभग एक तरह के चोर थे। जैसे किसी औजार से ताले को तोड़ घुमा देना ताकि वो कुंडी से टूट जाए, या तो उसकी सिटकिनी उखड़ जाए, उसके बाद भीतर चले जाना, भीतर फ्रिज में रखा हुआ सामान खाना, जो भी सामान है, शराब अगर रखी है तो शराब को भी पी लेना। तीसरा, कैश और जेवर, जितना कैश जहाँ कहीं मिला उसको, और कैश के और गहनों के चक्कर में एक एक कपड़ा अलमारी का निकाल के उसको खंगाल के उसको झकझोर के देखा गया कहीं छिपाया गया ना हो। जो जनरली आज की तारीख में डबल बेड में नीचे की तरफ तमाम लोग सामान, रजाई, गद्दे और कपड़े रखते हैं, सामान छिपाने का भी यही स्थान होता है। खासकर जो घर की महिलाएं होती हैं कि वो पुरुषों की चोरी कुछ रुपया पैसा, कुछ गहना जेवर वहाँ रखती हैं, या कभी कभी दूसरे का यानी रिश्तेदारों का, बहन का, नंद का, इन सब का भी, जैसे वो लोग कहीं गई हैं तो अपना जेवर अपनी भाभी के पास, अपनी रिश्तेदार के पास रख गई हैं तो वो वहीं छिपा के रख देती हैं। तो इस तरह से हर 3-4 घरों में हर जगह एक एक चीज़ को इत्मीनान से, उसे जैसे उन्हें कोई खौफ नहीं था, 1 घंटे 2 घंटे किसी जल्दी में नहीं थे इन तीनों जगह पे। तो लगा ये था कि ये तीनों जगह पे कम से कम एक ही तरह का, और तीनों ही सोसाइटी के थोड़ा हायर साइड के लोग थे। यानी कोई आदमी इसी तरह के ग्रुप को टारगेट कर रहा था, पक्की इन्फॉर्मेशन लेता था कि वो यहाँ नहीं हैं, या वो जल्दी आने वाले नहीं हैं, या वो अब रात में नहीं आएंगे। इत्मीनान से घर को खंगाल के एक एक पाई, एक एक पैसा, एक एक गहना सब उठा ले गए थे। परेशान हो गया। पीके तिवारी हमारे बहुत ही सिंसियर ऑफिसर थे, और वो हमारे एसपी क्राइम थे, बहुत ही सिंसियर।
उनको पी के तिवारी को कहा गया कि आप अपनी पूरी टीम को लेके CO सिटी सेकेंड को लेके SP सिटी सब लोग आइए बैठ के इसको देखते हैं कि आखिर हम किस दिशा में अब करें। जो कुछ भी कह सुन के कराया जाना था वो सब करा लिया गया, लेकिन कोई चीज़ अभी तक निकली नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस में भी हमें कुछ नहीं निकला, डम डाटा के एनालिसिस में भी हमें कुछ नहीं निकला। 5 साला और 10 साला चोरों की लिस्ट को भी खंगाल लिया गया, उसमें भी कुछ नहीं निकला। सब लोग बैठे क्राइम मीटिंग के तुरंत बाद, और उसमें फिर ये डिसाइड हुआ कि जो चोरियां जाड़े में शुरू हुई, यानी अक्टूबर से, सितंबर के लास्ट से शुरू हुई और अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर चलने लगा था। इन 3 महीनों में वैसे भी चोरियों के लिए जाड़े की रातें बहुत बदनाम होती हैं। ज़्यादातर चोरियां जाड़ों की रात में होती हैं, दिन में होने वाली चोरियों की संख्या बहुत कम होती है। गर्मी में होने वाली चोरियों की संख्या बहुत कम होती है, जाड़े में बहुत बड़ी संख्या में चोरियां होती हैं। हर तरह की चोरियां नकब लगा के भी होती हैं, ताला तोड़ के भी होती हैं, और ऐसे भी अगल बगल जो सामान्य चोरियां हैं उनकी भी संख्या जाड़े में ज़्यादा होती है। वहाँ बैठ के चोरियों की जो कुल वारदात हुई थी उनमें से 9 चोरियां निकाली गई जो बड़ी थी और एक तरह की थी। SP क्राइम से ये कहा गया PK तिवारी जी से कि आप अपनी पूरी टीम को लेके बेशक 3 दिन में ही सही, लेकिन इन सभी 9 जगहों को विज़िट करें, क्योंकि जिस थाना क्षेत्र में थे वहाँ के कोई दरोगा जी विज़िट किए होंगे, उन्होंने अपना कुछ नक्शा नज़री बनाया होगा, उन्होंने कुछ बयान लिया होगा, इंस्पेक्टर को बताया, इंस्पेक्टर ने CO को बताया, CO ने SP सिटी को बताया, उन्होंने मुझको बताया। तो नीचे से ऊपर तक आने में फैक्ट्स बहुत या तो कम हो गए या ज़्यादा हो गए, और सही पिक्चर सामने नहीं आई। सीनियर अफसर जैसे SP क्राइम अगर हर जगह 9 की 9 जगह देखेगा, हो सकता है कोई ऐसी कॉमन चीज़ निकल आए जिसको पकड़ के हम उसके सहारे आगे बढ़ पाएँ। SP क्राइम हमारे 3 दिन में चोरियों की, सभी बड़े चोरियों के मौके पर उन्होंने स्वयं विजिट किया अपनी पूरी टीम के साथ। उस समय जिस फोटोग्राफ़र ने, पुलिस के फोटोग्राफ़र ने उस समय की चोरियों की फ़ोटो खींची थी या वीडियो बनाई थी, उसको भी बुला लिया गया। 3 दिन बाद उन 9 चोरियों की स्थान की विज़िट करने के बाद, लोगों से बात करने के बाद, कॉलोनी के लोगों से बात करने के बाद, और वादी से बात करने के बाद, फिर सब अपना सब कुछ लेकर वो 3 दिन बाद फिर हमारे सामने उपस्थित हुए, हमारे कार्यालय के समय में आ गए और अपनी टीम को भी साथ ले आए। कॉलोनी में बात करने से लोगों से बहुत सहूलियत इसलिए मिलती है कि अगर कॉलोनी में या मल्टी स्टोरी फ्लैट में कहीं एक जगह चोरी हो जाती है तो सारे लोग डर जाते हैं कि अगर इनके यहाँ हो सकती है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकती। वो एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाते हैं, एक एक चीज़ आने जाने वाले पे निगाह रखने लगते हैं। छोटी सी खटके की आवाज़ में अगर सो रहे हो तो उठ के बैठ जाते हैं, थोड़ा सा डर सा हो जाता है। और अगर ये चोरियाँ रिपीट होने लगें तो ये पूरे जो कॉन्फिडेंस है लोगों का वो कम होने लगता है व्यवस्था के प्रति, पुलिस के प्रति। SP क्राइम ने वहाँ लौट के बताया कि साहब एक चीज़ थोड़ी सी कॉमन आ रही है 3 चोरियों में। एक तो ये मोती मूंगा वाले में, एक वकील साहब में, और एक दूसरा कायमपुर किशनपुर में जो चोरी हुई थी, बड़ी चोरी व्यापारी के यहाँ, उसमें एक चीज़ कॉमन हुई है। लोगों ने ये बताया कि उस रात में लग्जरी गाड़ी वहाँ उनकी कॉलोनी के बाहर खड़ी हुई थी जिसमें पॉलिटिकल पार्टी के झंडे लगे हुए थे। केवल इतनी चीज़ कॉमन है। और गाड़ियों का बताया उन्होंने कि स्कॉर्पियो थी, कहीं कहीं इको थी, कहीं और एक दूसरी गाड़ी का नाम बताया। तो चोरी, और उसके पहले भी वो गाड़ियाँ न कभी दिखाई पड़ी, न घटना के बाद कभी दिखाई पड़ी। तो ऐसा लगता है कि ये कोई नया गैंग है, क्योंकि चोरी या चोर शब्द दिमाग में आते ही ये लगता है कोई मरियल सा, टूटा फूटा, फटे कपड़ों वाला, चालाक, शातिर, इस तरह का आदमी होगा। लेकिन स्कॉर्पियो में या लग्जरी गाड़ी में चलना, ये थोड़ी सी बात समझ में नहीं आ रही थी। ये पूछा गया कि भाई इसका क्या मतलब है, तो उसका मतलब भी निकाल कर ये बताया गया कि कभी कभी ऐसा होता है कि वो जिस नेता के यहाँ या जिस अधिकारी के यहाँ वो गाड़ी चलती है, उसके ड्राइवर दिन भर उनके साथ चलते हैं, और शाम को वो चूँकि दिन भर वो घूमे होते हैं, शाम को अपने साथियों के साथ किसी एक मकान को या किसी एक जगह को निशाना बना के वहाँ चोरी कर सकते हैं। इसका सिर्फ यही मतलब निकाला जा सकता है, दूसरा कोई मतलब संभव नहीं है।
बात सबकी समझ में आई कि ऐसा लगता है कि इनकी गाड़ियों का गलत इस्तेमाल करके किसी ने, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे उनके साथ चलने वाला कोई आदमी हो, या फिर दूसरा कोई आदमी जो उनसे संबंधित हो, उन गाड़ियों का गलत इस्तेमाल करके हो सकता है ये चोरियां उसके द्वारा की गई हों। सिर्फ इतनी बात कॉमन सब लोगों के बीच में आई कि इसका मतलब सिर्फ यही हो सकता है। बात खैर समझ में आ गई। कोई चीज़ जब समझ में नहीं आई तो इस कंक्लूज़न के बाद कि इस तरह की गाड़ियों को पकड़ा जाए तो हो सकता है हमारी चोरियां खुल जाएंगी। 9 दिसंबर 2017 को 3 दिन के लिए एक अभियान चलाया गया। दिसंबर, कड़कड़ाती सर्दी, घना कोहरा, आवागमन कम, पुलिस के लिए थोड़ा आसान हो जाता है जब हैवी ट्रैफिक नहीं होता, तो ट्रैफिक में चलने वाली गाड़ियों को सिंगल आउट करके उनकी तलाशी लेना, उनके लोगों के बारे में जानकारी करना कंपैरेटिवली बाकी दूसरे सीजन्स के आसान होता है। इन सारी चोरियों का समय रात में 10 बजे के बाद निकला था। तो ये कहा गया कि 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक केवल लग्जरी गाड़ियां अगर सड़क पर मिलती हैं तो उसके लोगों ने ये भी बताया कि साहब कोई जेन्युइन आदमी होगा, नाराज़ होगा, तमाम तमाशा होगा, क्यों पकड़ा, क्यों छोड़ा, क्यों पूछताछ की, क्या दिक्कत थी, दुनिया भर की बातें पूछी जाती हैं। और ये रसूखदार लोग जो होते हैं वो सबसे पहले प्रेस में संपर्क करके अपने पक्ष में एक खबर छपवा देते हैं जिसमें जांच होने लगती है और फिर पुलिस वालों का नुकसान होता है। ये तय किया गया, बल्कि मैं स्वयं वायरलेस सेट पर आया, एक कलेक्टिव कॉल होती है कि सेट पे सभी को अपीयर करा लिया, सभी थानों को, और शहर के थानों के लिए उस समय ज़्यादा ज़रूरी था तो शहर के थानों को अपीयर कराया और उनसे कहा कि आप इस तरह की लग्जरी गाड़ियों की चेकिंग करें, आप रोकें, शालीनता से उनसे पूछें वो कौन है, वेरीफाई कर लें, हो सकता है वो नोन आदमी हो। अगर आपकी पहचान में नहीं आ रहे हैं और उन्होंने अपना कोई नाम या कोई पदनाम बताया है, आप उसको वेरीफाई कर लें संबंधित से, तब तक के लिए उनको शांति से बिठा लें। थाने के पास अगर आप चेकिंग कर रहे हैं उन्हें थाने के भीतर बिठा लें, चाय पिला दें, उनके साथ किसी तरह की कोई बदतमीजी न हो, लेकिन चेकिंग हर हाल में सारी गाड़ियों की होनी है। 9 तारीख की रात कोई ऐसा आदमी नहीं पकड़ा गया, कोई ऐसी गाड़ियाँ बहुत पकड़ी गईं लेकिन ऐसी नहीं पकड़ी गईं जिस पे कोई कार्रवाई की जा सके या जो हमारे शक के दायरे में आ रही हो। 10 दिसंबर 2017 को रात में कोई 12:30 बजे इंजीनियर्स कॉलोनी है अलीगढ़ में, जो अलीगढ़ से परिचित हैं, इंजीनियर्स कॉलोनी एक नया बड़े बड़े इलाके में, बड़े दायरे में बनी हुई एक नई कॉलोनी है। तब शायद उस समय इंजीनियर्स उसमें रहा के प्लॉट्स उसमें होंगे या इंजीनियर्स ने मिल के उसको डेवलप किया होगा, ये बहुत मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन इंजीनियर्स कॉलोनी एक अच्छी पॉश लोकेलिटी है। इंजीनियर्स कॉलोनी के जो निकलने का रास्ता है उससे 2 गाड़ियाँ निकल रही थीं, एक इको कार DL 3 CBL 8196 और दूसरी स्कॉर्पियो गाड़ी UP 38C 7193। मोबाइल पार्टी लगी हुई थी, उन्होंने आगे ओवरटेक करके घेर के उनको रोक लिया। रोकते ही उसमें से 2 नौजवान लड़के निकले। बाहर निकलते ही उन्होंने दरोगा, अपने जो सब इंस्पेक्टर थे और सिपाही को, उनको दोनों को रौले में लिया और बोले नौकरी प्यारी है कि नहीं। चूँकि एक दिन पहले इस तरह की चेकिंग हो चुकी थी और सब इंस्पेक्टर और सिपाही जानते थे कि इस तरह की गाड़ियों में सामान्य रूप से अभिजात वर्ग के लोग चलते हैं, तो इस तरह की उन्हें हमेशा अपेक्षा रहती है कि ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। उनसे कहा गया कि नहीं, हम तो केवल चेकिंग कर रहे हैं और आदेश है चेकिंग करने का, आप कहाँ से आ रहे हैं, आपका क्या नाम है। लेकिन फिर भी वो ऊंची ऊंची आवाज़ में इसी तरह रौब गालिब कर रहे थे पुलिस वालों पे। खैर सब इंस्पेक्टर ने थाने को फ़ोन किया, थाने से दोनों गाड़ियाँ जो थाने की होती हैं मैं इंस्पेक्टर के आ गई। दोनों गाड़ियों में मिला के 5 लोग बैठे हुए थे। फिर और फोर्स जब आ गई तो उन 5 को अपनी गाड़ियों में, पुलिस की गाड़ियों में बिठाया गया और सिपाहियों से कहा गया गाड़ियों की अच्छी तरह से तलाशी ली जाए। गाड़ियों की तलाशी जब शुरू हुई तो उसमें से 5 कट्टे, ढेर सारे कारतूस, 5.5 लाख रुपए नकद और तमाम गहने जो सीट कवर में नीचे की तरफ, यानी नीचे की तरफ जो इलास्टिक होती है उसमें किनारे किनारे करके भरे गए थे और काफ़ी बड़ी मात्रा में ये गहने थे। कहा गया फ़ौरन थाने पे ले चलिए, ये कोई बड़े बदमाश हैं। उन सबको थाने पर लाया गया। थाने पर आप समझ ही सकते हैं कि ये हुआ पहले कि नाम पता इनसे पूछ लिया जाए।
पांचों के नाम पते पूछे गए और उनमें से 2 का जिसको डाउट हो रहा था उनको वेरीफाई किया गया। आधे पौन घंटे में वेरिफिकेशन के बाद ये पता लग गया कि ये दोनों ही नाम पता जो इन लोगों ने बताए हैं वो गलत है। बस फिर क्या था, फिर विशेषज्ञ अपने फुल फॉर्म में आ गए और बिना पूछे विशेषज्ञ दल ने हमारी कार्रवाई शुरू कर दी। सत्य बोलक यंत्र से झटका पूछताछ तक बहुत जल्दी आ गए लोग। थोड़ी मशक्क़त, थोड़ी कसरत के बाद, करीब 3-4 घंटे की कड़ी मशक्क़त के बाद ये सभी लोग अमृतवाणी बोलने लगे। धीरे धीरे करके अपने बारे में सही सही और घटनाओं के बारे में सही सही बताने लगे। सुनने वाले भी चकित थे। सुबह 8 बजे मुझे एसपी सिटी ने बताया कि साहब एक बड़ा गैंग मिला है, बड़ा अजीब गैंग मिला है और उसको भेजा गया है माल की रिकवरी के लिए। काफ़ी माल रिकवर होके आ गया है। एक पार्टी दिल्ली भी गई है माल की रिकवरी के लिए। पहला आश्चर्य हुआ, जो पहला आदमी पकड़ा गया जो सबसे अधिक पुलिस को रौले में ले रहा था, जो सबसे अधिक झूठ नाम और पते के सिलसिले में बता रहा था, उसका नाम था बिट्टू कश्यप। ये गांव रजपुरा संभल, मूल रूप से खोजापुरा थाना रजपुरा संभल, पहले, अब तो ये नया ज़िला हो गया, पहले ये इलाका बदायूं में था। ये बदायूं से जिला पंचायत सदस्य रहा था। एक पॉलिटिकल पार्टी के समर्थन से, बसपा के समर्थन से ये जिला पंचायत सदस्य वहाँ रहा था। इसकी पत्नी भी जिला पंचायत सदस्य थी। इसके घर में और पॉलिटिकल लोग थे। एक तो ये हुआ जो अलग अलग पार्टियों के झंडे लगा के, और पहले से चूँकि ये पद पर था तो उसके बाद भी वो वही रौब गालिब करना और उसका इस्तेमाल करना इसका शगल था। दूसरा सुरेश कुमार कश्यप, सना स्वर्गीय गंगा सहाय कश्यप, 279E ब्लॉक, थाना खयाला, दिल्ली। ये दिल्ली का रहने वाला था, जबकि इसका दिल्ली में रहता था और इसका मूल निवास खोजापुर थाना रजपुरा संभल में ही था। तीसरा मिंटू विश्वास, रेजिडेंट ऑफ मकान नंबर 284 जे कॉलोनी, खयाला, दिल्ली। इसका भी मूल निवास गली नंबर 3, राजापुर, हल्द्वानी, उत्तराखंड। चौथा शिबू दास, सन ऑफ रतन लाल दास, हाउस नंबर RZ 56, विष्णु गार्डन, खयाला, मूल निवास रमिया रोड, थाना दौरहरा, लखीमपुर खीरी। और पांचवा था यासीन, सन ऑफ यामीन, रजपुरा संभल। एक तो मैंने बिट्टू कश्यप के बारे में बताया कि वो जिला पंचायत सदस्य रहा, उसकी पत्नी भी जिला पंचायत सदस्य रही। लेकिन बाकी लोगों के बारे में आश्चर्य इसलिए हुआ कि जब इनको रात में धीरे धीरे इन्होंने सही बताना शुरू किया तो एक टीम दिल्ली भेजी गई। अलीगढ़ से दिल्ली की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, 3.5 घंटे में लोग आराम से दिल्ली पहुंच जाते हैं। इनके निवास पे जब बड़ी बड़ी कोठियाँ, भरा पूरा, कोई ऐसा लग्जरी आइटम नहीं जो इनके घरों पे न हो। बहुत बड़ी मात्रा में कैश, चोरी किए गए गहने और दूसरे गहने, ये सब वहाँ से बरामद होके आए। बिट्टू कश्यप का भी के यहाँ भी जब दबिश हुई, इनके यहाँ से भी तमाम सामान रिकवर हुए। और मूंगा मोती व्यापारी के यहाँ से गया हुआ, क्योंकि इनका सैंपल का मूंगे मोती का जो वहाँ पे घर पे था, चोरी हुआ था, वो आधे से ज़्यादा 70% माल कई लाख रुपए का इनका बरामद हुआ। वकील साहब के यहाँ से कुछ पुराने गहने, अच्छे गहने जो चोरी गए थे वो भी बरामद हुए। और जो माल और बरामद हुआ, इन लोगों को खुद भी नहीं पता कि किस चोरी का माल है और कितना माल है। अब आप विचार करिए, हमारे आपके यहाँ चोरी होती है या किसी को आदमी ने चोर कह दिया, तो उसको चोर की एक आकृति अपने समय में ये आती है कि ये दुबला पतला मरियल गंदा सा और अजीब टाइप का आदमी हो सकता है। इसके पास कोई आला नकब छोटा सा जो जिससे वो ईंटें खिसकाते हैं वो हो, और लोग पीट लेते हैं चोरों को, कभी कभी चोर पिटाई से मर जाते हैं, ये भी सूचना आती है। तो इसका मतलब ये कि वो
आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर था और सामाजिक रूप से बहुत कमज़ोर था और चोरी करके इस तरह से इकट्ठा करके अपने जीवन यापन की। चोर कई श्रेणियों के गांव में भी और बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में, अनाज चुराने वाले, कपड़ा चुराने वाले, छोटी छोटी चोरियां। तो इस चोरियों को देखते देखते ये आदत पड़ गई है। लेकिन कोई ये नहीं सोच सकता कि स्कॉर्पियो और इको में बैठ के, और इनमें जब जिस समय ये पकड़े गए थे 3 इसमें सूट, 3 पीस सूट पहने हुए थे, एक ने टाई भी लगा रखी थी। अगर किसी जगह ये खड़े हो जाएं तो आप पुलिस वाला भी, अच्छे से अच्छा पुलिस वाला भी इनको चोर कहने में या चोर समझने में गलती कर बैठेगा। ये इस तरह के लोग थे। और गिनती नहीं है कि इन लोगों ने कितनी चोरियों के बारे में, 12 या 13 चोरियां तो अलीगढ़ की और सैकड़ों चोरियां दिल्ली की। जनकपुरी में इनके खिलाफ चोरी के मुकदमे कायम हैं दिल्ली में। इनसे तमाम माल की रिकवरी दिल्ली पुलिस ने भी की, संभवतः इसीलिए चूँकि बिट्टू कश्यप की रिश्तेदारी अलीगढ़ में है, वो अलीगढ़ आता जाता रहता था। दिन में अपना वहाँ रिश्तेदारियों में घूमा, आसपास रैकी की, साथ में 3-4 लोग और रहते थे और खूब घूम टहल के अपने टारगेट को सेट कर लिया। रात में 10:30 पौने 11 बजे ये लोग निकलते थे, नीचे वहीं गाड़ी खड़ी कर देते थे। आप झंडे लगे हुए लग्जरी गाड़ी से जाएंगे तो कॉलोनी का कोई भी चौकीदार आपको रोकेगा नहीं। आप चेक कर लीजिएगा, दिल्ली की बहुत हाई सिक्योरिटी कॉलोनीज़ को अगर आप छोड़ दें तो अलीगढ़ के या और आसपास के ज़िलों में जो कॉलोनीज़ हैं उसमें आप बड़ी गाड़ी में पॉलिटिकल पार्टी का झंडा लगा के घुस जाइए, आपसे कभी कोई नहीं पूछेगा आप किसके यहाँ जा रहे हैं। साइकिल से जा रहे होंगे तो ज़रूर पूछेगा, मोटरसाइकिल से जा रहे होंगे तो ज़रूर पूछेगा। ये अपना बिल्कुल धड़ल्ले से चूँकि ये करते रहे हैं और ये जानते हैं कि कोई रोकेगा नहीं, या कोई रोकेगा भी तो उसको हम डपट देंगे, वो ले जाके और किसी पर्टिकुलर जगह पे उसको खड़ा कर देते थे। एक आदमी जाके देख आता था कितने मोटे प्लास की, रिंच की या उसको तोड़ने के लिए रॉड की ज़रूरत है, वो नीचे गाड़ी में रखा रहता था, वो उसको लेके जाते थे, तोड़ते थे। एक आदमी सहयोग के लिए जाता था, जो भी वहाँ पर बैग या झोला या कोई बड़ी चीज़ है उसको उसमें भर के सारा सामान इत्मीनान से। अगर कोई नीचे कोई ऐसा लगता था कि कोई आ गया है, नया आदमी कोई एंट्री कर रहा है, तो मोबाइल फ़ोन को सेट कर रखा था, एक मोबाइल ऊपर एक मोबाइल नीचे, कि वो इसमें मिस्ड कॉल कर देते थे और चुपचाप वहाँ से निकल के अगल बगल ये लोग कहीं छिप जाते थे कि ऐसा तो नहीं है कि हमारे ही जो हमारे टारगेट के घर में जहाँ हम चोरी कर रहे हैं वहाँ का कोई आदमी आया है। अगर वहाँ का कोई आदमी नहीं है तो थोड़ी देर में वो अपनी जगह चला जाएगा, हम अपना काम फिर से शुरू कर देंगे। ये मैंने आपको बताया था कि 10 तारीख को, 10 दिसंबर 2017 को ये गैंग पूरा पकड़ा गया। इनसे ये दोनों गाड़ियां बरामद हुई, एक स्कॉर्पियो मोटरसाइकिल भी बरामद हुई और इसके बारे में स्थानीय समाचार पत्रों में इसको प्रेस के सामने किया गया। प्रेस वाले भी हैरान थे ऐसे चोरों को देखने के लिए, जो कि हाई प्रोफाइल चोर थे। इन्हीं के एक गैंग मेंबर के बारे में इन लोगों ने पूछताछ में बताया था कि टीवी में आया था कि वो बाई एयर चलता था और चोरी करके, और फिर उसके बाद उसके यहाँ बहुत, आज से कोई 3-4 साल पहले, 5 साल पहले, यानी जब ये पकड़े गए थे उसके 1 साल 1.5 साल पहले टीवी पर बड़ी सुर्खियाँ वो बना था चोर, अरबपति करोड़पति टाइप का चोर था और बाई एयर ट्रेवल करता था और सामान उसका उसके गैंग मेंबर्स लेके आते थे और उसका घर बहुत आलीशान घर था, उसमें जो सामान थे वो सब मार्केट में मिलने वाले सबसे टॉप क्वालिटी और सबसे महंगे सामान उसके घर में मिले थे। तो ये कुछ उस तरह से प्रेरित होकर, कुछ उस तरह के इनके दिमाग में सपना था कि हम भी इसी चोरी से एक दिन बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे। पॉलिटिकल इनका जो बिट्टू कश्यप जैसे लोगों का, इनका ये भी रहता है कि जब काफ़ी पैसा हो जाएगा तो फिर राजनीति करने में आसानी होगी। हमारे ख्याल से आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।